हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं सर प्रवीण पांडे। तो इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को जो डिस्कस कर रखा था, तो वहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखिए, बेसिक में आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज द एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस में अभी आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एसी एनालिसिस जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग जो है ट्रांजिएंट पर अगर हम लोग जो फोकस करेंगे तो ट्रांजिएंट भी हम लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको एसी एनालिसिस नहीं पता तो ट्रांजिएंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए आपको जो है बेसिक्स एसी का सबसे ज़्यादा जल्दी क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल बात है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाला साइनसॉइडल एसी एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसी पे आए क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड द डीसी। डीसी में क्या था, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू थी, जो भी आपकी करंट थी या फिर वोल्टेज थी वो एक आपकी जो कांस्टेंट थी। एसी में क्या होता है, वो आपकी जो अल्टरनेट करती है फिर चेंज होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एसी से डीसी में आपका जो है मेन रीजन क्या था कि यहाँ पर एसी से डीसी में हम लोग आए, बिकॉज अगर एसी के बारे में हम लोग जो बात करें तो एसी में हम लोग स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स आप जो है वोल्टेज को स्टेप अप या फिर जो करंट को स्टेप डाउन या फिर वोल्टेज को स्टेप डाउन और करंट को स्टेप अप जो कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ द एसी। लेकिन क्या ये बात आपके साथ डीसी में भी पॉसिबल है? नहीं। डीसी में आपको ये चीज जो है डायरेक्टली आप जो है नहीं कर सकते। कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं जो डायरेक्टली आपको जो डीसी को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर दे, ठीक है, या फिर उतने एफिशिएंट वे में कंडक्ट स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर दे, ठीक है। हमारे सबसे बेस्ट क्या हो गया कि एसी में हम लोग जो है स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसको मैं जो है नोट डाउन भी कर देता हूं, आप इस बात को ध्यान भी रखिएगा। फर्स्ट क्या हो गया कि एसी में आप जो है स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टेप डाउन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है, ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है ये जो पॉइंट क्या है, एसी को जो है लेने का पॉइंट क्या है। एसी मशीन का जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एसी मशीन का मतलब क्या है, इंडक्शन मोटर या फिर जो है सिंक्रोनस मोटर्स, जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो जो कम पड़ता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, अगर हम प्राइस के बारे में बात करें या फिर जो है चीप के बारे में बात करें, कौन सा सस्ता है, तो देखिए हमेशा मैं आपको जो है मशीन्स में भी जब आपको पढ़ाऊंगा तो हमेशा हर चीज सबसे पहले प्राइस पे जाती है, उसके बाद क्वालिटी पे जो है जाती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा हर चीज में, ठीक है ना। प्राइस कम है तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना, उसके बाद क्वालिटी पे चीजें जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे फर्स्ट बात ये होगा कि स्टेप अप या स्टेप डाउन आप कर सकते हैं विद द ट्रांसफॉर्मर्स। और सेकंड ये आपका पॉइंट है कि यहां पर क्या है, इन केस ऑफ द एसी आपकी जो भी मशीन्स थी वो आपकी चीप बनी, ठीक है ना, सस्ती बन गई, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। चीप कंस्ट्रक्शन इनका होता है, ठीक है। और थर्ड अगर हम जो है बात करते हैं तो मेंटेनेंस जो होती है वो भी आपकी जो एसी मशीन की कम होती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इंडक्शन मशीन या फिर जो है सिंक्रोनस मशीन है, अगर उसको आप जो कंपेयर करेंगे डीसी मशीन में, तो डीसी मशीन में आपके पास क्या होते हैं, ब्रशेस लगे होते हैं, बार बार आपको जो ब्रश को जो है चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पर कॉस्ट आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बढ़ जाती है इन केस ऑफ द डीसी। लेकिन वही अगर हम इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है, वहां पर आपके पास कोई भी ब्रशेस नहीं लगे होते हैं। तो अगर वहां पर ब्रशेस नहीं लगे हैं तो होते हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी आपकी जो है कम हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ओवरऑल कॉस्ट आपका जो है रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एसी। तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये हो गया, और थर्ड हमारा जो आपका पॉइंट है वो क्या है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है ना, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन किसका, डीसी मशीन का, ठीक है ना। ये हमारे जो है पॉइंट्स हैं, क्या एसी आपका जो एडवांटेजियस क्यों है विद रेस्पेक्ट टू द डीसी, ठीक है। बात क्लियर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको जो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास फोर्थ क्या है, जो स्विच गियर सिस्टम होता है वो एसी में आपका जो सिंपलर डिजाइन होता है, लेकिन अगर हम जो उसको जो डीसी के डिजाइन करेंगे तो वो आपका जो है बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन बन जाता है, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, स्विच गियर कंस्ट्रक्शन, स्विच गियर कंस्ट्रक्शन ठीक है। ये आपका क्या है, स्विच गियर कंस्ट्रक्शन इज सिंपलर इन केस ऑफ द एसी, ठीक है, इन केस ऑफ द एसी, एंड इट इज कॉम्प्लेक्स विथ रेस्पेक्ट टू द डीसी, ठीक है। इट इज कॉम्प्लेक्स इन द डीसी सिस्टम, ठीक है। इट इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल बातें, स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं जो आपकी डीसी में नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट बात ये है। सेकंड आपका जो है चीप बन गया, तो चीप से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। थर्ड क्या हो गया कि यहाँ पर रोबस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी जो बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात हो गई। फोर्थ क्या है, स्विच गियर का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है एसी में आपका जो सिंपलर होता है, ठीक है।
तो बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेजेस हम लोग कहाँ गए, हम लोग एसी में गए, ठीक है। डीसी में हम लोग जो है कम जो है काम करते हैं, ठीक है। एसी में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। अभी आप देखते हैं आपके घर में पूरा सिस्टम, पूरा घर से लेकर के इंडस्ट्रीज में भी मैक्सिमम चीज़ें आपकी जो एसी हैं। कुछ पर्टिकुलर जगहों पे डीसी अभी भी यूज़ होती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ आपके एप्लीकेशन है जहाँ पर जो है डीसी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई, तो वहाँ पर हमने जो डीसी को यूज़ कर लिया, ठीक है। बट अभी भी 90% क्या 95% आपकी जो है मोटर्स या फिर जो मशीन्स वो आपकी एसी में ही होती है, ठीक है। 5% आपका जो डीसी में यूज़ होता है, ये बात सही है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो है एसी में गए, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये हो गई, सिंपल बातें, ध्यान में रखने वाली बातें। अब देखिएगा आपके पास कोई भी सप्लाई है तो एसी को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कैसे हैं, साइनसॉइडल वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर ई लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया। अब देखिए अगर ऊपर प्लस लगा है तो इसका मतलब करंट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे प्लस लगा है तो करंट नीचे से ऊपर जा रही है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट एसी में आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल बोथ विल कम। Therefore, in this case, you can see that it is the positive cycle and in this case, it is called as the negative cycle. तो अगर यहाँ पर हम जो है पॉजिटिव साइकिल के बारे में बात करते हैं, तो जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो आपकी ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है फॉर द पॉजिटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल में आपकी नीचे से ऊपर जाएगी। तो कोई भी अगर आपके पास एसी क्वांटिटी होगी तो उसमें वहां पर जो है दोनों साइकिल्स होती हैं, पॉजिटिव साइकिल भी होती है और नेगेटिव साइकिल भी होती है। इसको हम लोग अल्टरनेटिंग इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। अब यहां से अगर आप जो देखेंगे तो पूरी एक साइकिल जो है चल रही है, यहां से निकली और यहां तक पूरी घूमी, तो ये टोटल जो है कितना डिग्री हो गया, 2 पाई डिग्री हो गया। 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज पूरा यहां पर जो है टोटल जो है साइकिल यहां पर कंप्लीट कर रही है, ठीक है। 180 डिग्री तक वो आपका पॉजिटिव है और बाकी 180 से लेकर के 360 तक वो आपका नेगेटिव है। बहुत क्लियर है, सही है। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर एसी और डीसी में हम लोग यहां पर जो कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल कंपैरिजन है, इसको एक बार जो है देखेंगे तो हमारे दिमाग में भी रह जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखा है कि अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस पीरियोडिकली एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, ठीक है। अभी आपको इसके पहले मैंने दिखाया था कि जो भी एसी क्वांटिटी है वो आपकी जो है ऊपर नीचे जा रही है, तो इसकी हर जगह वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। ये वैल्यूज आपकी जो है चेंज हो रही है, बट इन केस ऑफ द डीसी क्या होगा, ये हमेशा जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ये आपकी डीसी में कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा कि अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस पीरियोडिकली एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, ठीक है, बहुत क्लियर है। डीसी में क्या लिखा है, डायरेक्ट करंट फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन एंड रिमेन्स अनअल्टर्ड। मतलब क्या है, यहां पर डीसी में आपका जो डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होता है, एज वेल एज उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट इन केस ऑफ द डीसी। सेकंड पॉइंट अगर हम एसी में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड एंड पोलैरिटीज आर वेरिंग कंटिन्यूअसली। एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द हाइट। तो यहां पर हर जगह आपकी हाइट जो है आपकी चेंज हो रही है, बट आपकी डीसी में क्या है, वो आपकी कांस्टेंट है, वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो यहां पर क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड एंड पोलैरिटीज आर वेरिंग कंटिन्यूअसली। यहां पर पोलैरिटीज का मतलब क्या है, अभी आपने देखा था कि पॉजिटिव साइकिल में ऊपर प्लस और नीचे माइनस लिया था, और आफ्टर हाफ साइकिल की मतलब क्या है, जब आपकी रिवर्स साइकिल आ रही थी इन दैट केस नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव आ गया था। तो इसका मतलब क्या है, पोलैरिटीज आपकी बार बार जो है चेंज हो रही हैं, और ये आपका किस में होगा, ये सिर्फ आपका जो है एसी में ही हो रहा है। डीसी में क्या होता है, एम्पलीट्यूड एंड पोलैरिटीज आर फिक्स्ड, क्योंकि यहां पर देखिएगा अगर डीसी सप्लाई मैंने जो है दिया है, इसका मतलब क्या है, ऊपर मैंने मान लीजिए पॉजिटिव ले लिया और नीचे नेगेटिव, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, यहां पर कोई भी और वेरिएशन नहीं होगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव हो जाए, दिस विल नॉट, ये आपका जो है पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बात क्लियर है। एसी में देखते हैं इट हैज ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और डीसी में क्या लिखा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर हम एसी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा, ये जो टोटल जो साइकिल जो कंप्लीट होती है, इसको हम लोग एक टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एक टाइम पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होती है, वेवफॉर्म आपकी सेम टू सेम फिर से रिपीट होती है, फिर से आपकी जो वेवफॉर्म्स ऐसे ही आपकी जो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां से जहां तक आपकी जो चीजें जो कांस्टेंट हैं, मतलब क्या है, वही चीज वापस जो रिपीट हो रही है, उसको हम लोग सिंगल टाइम पीरियड बोलते हैं। और अगर हम जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू 1/f होता है,
ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एसी में आपकी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है और टाइम पीरियड भी आ रहा है, बट इन केस ऑफ द डीसी अगर आप जो देखेंगे तो यहां पर वैल्यू कांस्टेंट है, वो हर पॉइंट पे आपकी जो वैल्यू आपकी जो सेम टू सेम मिलेगी, तो कहीं पर भी वैल्यू का वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम बात करेंगे इन केस ऑफ द एसी तो इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, बट इन केस ऑफ द डीसी के बारे में बात करेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग जो है डीसी में नहीं करते, या फिर डीसी की फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है जीरो मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं, मजा आ रहा होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को पढ़ते हैं। एसी कैन बी जनरेटेड एट द हायर वोल्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एसी को आप बहुत हाई वोल्टेज तक जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो प्रेजेंटली आपको जो 15 केवी 33 केवी तक भी जनरेशन को जो है किया जा रहा है। ठीक है, 11 केवी 15 केवी 33 केवी तक भी जनरेशन जो है किया जा रहा है। तो एसी को आप इतना किलोवोल्ट में जनरेट कर सकते हैं, बट डीसी कैन नॉट बी जनरेटेड एट द हाई वोल्टेज बिकॉज ऑफ द कम्यूटेशन डिफिकल्टीज। अगर आप डीसी मशीन को पढ़ेंगे तो वहां पर आप जो एक फेनोमेना पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि रिवर्सल ऑफ द करंट जब होती है तो वहां पर स्पार्किंग होती है ब्रश के ऊपर एट द ट्रेलिंग पोल टिप पे। इनकेस ऑफ द जनरेटर ट्रेलिंग और लीडिंग आएगा, छोड़ दीजिए सब चीजें, बस इतना समझिए कि जब भी हम जो बात करते हैं इनकेस ऑफ द डीसी मशीन्स तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास कम्यूटेटर्स लगे होते हैं जिसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, मैकेनिकल रेक्टिफायर बेसिकली आपके जो एसी को जो है डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो अब यहां पर क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटर में अब आपका जब करंट जब रिवर्स हो रहा है, करंट जब आपका रिवर्स होता है तो वहां पर जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स बने होते हैं उसमें स्पार्किंग होती है। तो वो स्पार्किंग अगर आप बहुत हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं तो स्पार्किंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से आपकी पूरी मशीन जो है जल भी सकती है। इसी वजह से हम लोग यहां पर क्या करते हैं, डीसी को हम लोग बहुत हायर वोल्टेज पे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ है, इन केस ऑफ द एसी द कॉस्ट ऑफ द जनरेशन इज लेस। अभी मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ द जनरेशन जो एसी का हम बात करें तो वो हमेशा लेस पड़ता है। यही तो आपका एडवांटेज था वो एसी का, जिसकी वजह से हम लोग जो है उसको जो है डीसी से ज्यादा यूज करते हैं। किसको, एसी को। इसमें पढ़ते तो इसमें क्या लिखा है, इन केस ऑफ द डीसी द कॉस्ट ऑफ द जनरेशन इज मोर। इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस कैन बी इंक्रीज स्टेप अप और स्टेप डाउन इजिली विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसफॉर्मर से आप इजिली स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं, और ऐसा यहां पर जो है कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। देखिएगा, डायरेक्शन वोल्टेज कैन नॉट बी इंक्रीज और द डिक्रीज इजिली। बहुत इजिली आप जो है नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्टी से कर भी सकते हैं, लेकिन इजी जितना ट्रांसफॉर्मर में है उतना और कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ही क्लियर हो रहा हो, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एसी मोटर्स आर ऑफ लेस कॉस्ट मोर रोबस्ट ड्यूरेबल। एसी मोटर्स मैंने आपको बताया था जो आपका रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो इंडक्शन मशीन जो होती है, सबसे अधिक इंडक्शन मोटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे 3 फेज हो चाहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो, और उसमें भी इंडक्शन मोटर में आपके जो है 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन आते हैं, स्क्वायरल केज और जो है वाउंड रोटर। ठीक है ना, स्क्वायरल केज आपका जो है कैसे होता है, वो आपका जो इस शेप का होता है, ऐसे एक जो है समझिए डब्बे टाइप का होता है। एक बार बन गया तो वो डब्बा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब उसमें जो है वहां पर कोई भी आपके ब्रश नहीं लग रहा है, एक बार लगा दिया छोड़ दिया वो चलता रहेगा, वहां पर वाइंडिंग्स भी नहीं रहती, वहां पर बार्स रहते हैं, कुछ खराब होना ही नहीं है, लगा दिया बिंदास यूज करते रहो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इंडक्शन मोटर में भी सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो स्क्वायरल केज यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग यहाँ पर जो है बात करते हैं इन केस ऑफ द हमारे पास वाउंड रोटर होता है, तो वाउंड रोटर में क्या होता है कि वहाँ पर वाइंडिंग्स होती हैं, घूमने की वजह से वाइंडिंग्स में कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब जो है बार बार जो है मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं इंडक्शन मोटर में भी। ठीक है ना, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि alternating voltage can be increased easily with the help of the transformer. Direction voltage cannot be increased or decreased easily. That is also very correct. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एसी मोटर्स आर ऑफ द लेस कॉस्ट मोर रोबस्ट एंड ड्यूरेबल। ये भी मैंने आपको बता दिया, और डीसी मोटर्स आर कॉस्टली एंड लेस ड्यूरेबल, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द एसी इक्विपमेंट आर एंड एप्लायंसेस इज लेस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस कॉस्ट, मैंने बताया था कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो एसी की क्या होती है, कम होती, और मेंटेनेंस कॉस्ट डीसी की क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्रशेस लगे होते हैं और बार बार आपको उसको जो मेंटेन करना पड़ेगा। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द डीसी इक्विपमेंट इज एप्लायंसेस इज मोर। एसी कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एसी आप कभी भी यूज नहीं करते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली फेनोमेना होता है जिसमें क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को आप जो है डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप बेसिकली कहां पर पढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, बट फॉर दिस टाइम देयर इज नो यूज, बट इट्स सिंगल टर्म यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ठीक है। AC cannot be used directly for the electroplating, only DC can be directly used for the electroplating। तो यहां पर बस कंपैरिजन बता रहे हैं हम लोग AC और DC के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ द एसी मोटर्स कैन नॉट बी कंट्रोल इजी। हाँ, ये देखिएगा, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है एसी मशीन्स का, स्पीड कंट्रोल आप बहुत इजी वे में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बट डीसी में स्पीड कंट्रोल बहुत ही एफिशिएंटली होता है। अगर डीसी मोटर्स में अगर आपने जो पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ेंगे आगे चल करके मैं जो पढ़ाऊंगा अभी, तो डीसी मोटर्स में आपके जो फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल होता है, जिससे आप स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। बट एसी में क्या होता है, ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड प्रेजेंट नहीं होता है और इतना एफिशिएंट भी नहीं होता जितना आपका जो डीसी होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्रेन्स में, हॉइस्ट में अभी भी आपका जो डीसी यूज होता है, ठीक है ना। लोकोमोटिव्स में, ठीक है, तो वहां पर भी आपका जो डीसी यूज होता है। तो डीसी मोटर, द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर इज वेरी इजीली एंड इकोनॉमिकल। तो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड द डीसी। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं और बहुत ही सिंपल यहाँ पर है और इसको आप आराम से दिमाग में रख सकते हैं। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिकली हम लोग एसी से डीसी पे क्यों गए एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द एसी ओवर द डीसी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग साइनोसाइडल ही क्यों लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हम जो बात कर रहे हैं एसी की, तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं। तो अल्टरनेटिंग तो आपका ये भी है, आप इसको भी क्या बोलेंगे कि सर दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग। तो हम लोग ये सब के पीछे क्यों नहीं गए। वाई वी यूज ओनली साइन और कॉस, वाई वी यूज ओनली साइन और कॉस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर दैट। तो हम लोग एसी में गए और एसी में जाने के बाद भी हम लोग साइनोसाइडल में ही क्यों गए, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा साइनोसाइडल में जाने का रीजन क्या था। फर्स्ट तो आपका रीजन ये था कि यहां पर आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो होते हैं मशीन्स में, वो आपके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं अगर आप साइनोसाइडल यूज करते हैं तो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया कि आयरन लॉस, आपका क्या हो गया, आयरन लॉस और कॉपर लॉस ये आपके जो है कम हो गए, ठीक है। दिस ऑल लॉसेस गेट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द साइनोसाइडल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, जब आप जो है साइन वेव के बारे में बात करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी। अब यहां पर एक टर्म आता है इंटरफेरेंस। कम्युनिकेशन लाइंस में अगर आपको पता होगा कि तो एक आपके पास कम्युनिकेशन लाइन, आपके पास एक कम्युनिकेशन लाइन होती है और एक आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होती है। ट्रांसमिशन लाइन से आप जो है पावर को सेंड करते हैं और कम्युनिकेशन लाइन से आपके जो है सिग्नल्स जाते हैं, जो भी हमारे पास, जैसे हमारे पास टेलीफोनिक लाइंस हम जो है बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि एक ही टावर में अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, एक ही टावर में आपकी ट्रांसमिशन लाइन भी होती है और उसी टावर में हम लोग कम्युनिकेशन लाइन को भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग से अगर हम जो टावर को बनाएंगे तो बेसिकली हमारा कॉस्ट जो होगा वो आपका जो बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, अगर आपको जो पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो समझिएगा, यहां पर मान लीजिए ये आपकी जो है ट्रांसमिशन लाइन होगी, तो इसी लाइन में यहां पर मान लीजिए कि आपकी जो है ट्रांसमिशन लाइन जो है जा रही है, इस टावर में यहां से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसी में नीचे हम लोग यहां पर जो कम्युनिकेशन लाइन भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन दोनों एक साथ जाती हैं। तो क्या होता है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी है और इसमें भी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से, इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से इस पे इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आपकी जो आवाज़ होती है, जब आप जो है फ़ोन को सुन रहे होंगे, लैंडलाइंस में ये प्रॉब्लम्स पहले बहुत ज़्यादा आती थी, जिसकी वजह से आपको जो है वो आवाज़ में उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलते थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस। उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहा, द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द transmission line that affects on the frequency on the communication line is called as the interference। जब मैं आपको जो है ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर जब मैं इंटरफेरेंस बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाऊंगा कि इंटरफेरेंस बेसिकली कैसे होता है और वहाँ पर इंटरफेरेंस को हम लोग जो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इंडक्टेंस आता है, इंडक्टेंस की वजह से इंटरफेरेंस आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों फेनोमेना होता है। तो यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, बस सुनते रहिए, ठीक है। अब देखिएगा, तो इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब ये इंटरफेरेंस आपकी जो है आवाज़ में दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है,
अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटी, वो अलग अलग एसी क्वांटिटीज को हमने जो है लिया फॉर द टेस्टिंग पर्पस। सबसे पहले मैंने ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया। तो अब जब हम लोग ने ऐसे लिया, तो जब हमने एसी को साइनोसाइडल नेचर वाला लिया, तो हमने देखा कि मिनिमम इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? मिनिमम इंटरफेरेंस हो रहा है। देयरफॉर वी प्रेफर क्या? साइनोसाइडल। तो इंटरफेरेंस भी आपका जो है कम हो गया, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये भी इसकी जो है बहुत अच्छी बात थी, किसकी? एसी वाले की, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये आपकी जो है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, एसी वाले में क्या होता है, जैसे सपोज कि आपके पास साइनोसाइडल है, इसका मतलब क्या? या तो साइन होगा या तो कॉस होगा। साइन और कॉस के फैक्टर्स को अगर आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमेशा आपको साइनोसाइडल ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं दो साइनोसाइडल वैल्यूज को, तो हमेशा आपको साइनोसाइडल ही मिलेगा। बट अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगुलर को लिया होता और दो जो है मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो रेक्टेंगुलर ही मिले, ठीक है। और बहुत बार आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिकली अगर आपको जो है पता हो, एक टर्म आगे आएगा सिग्नल एंड सिस्टम में कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो वहां पर दो रेक्टेंगल्स को आपस में जब आप जो है कन्वॉल्व करते हैं, तो आपको जो है ट्रायंगुलर फंक्शन जो है बन जाता है, या फिर ट्रैपेजॉइडल बन जाता है। सेम ड्यूरेशन का रहता है तो वहां पर ट्रायंगुलर बनता है, अपोजिट ड्यूरेशन का या फिर जो डिफरेंट ड्यूरेशन का रहता है तो वहां पर ट्रैपेजॉइडल बन जाता है, ठीक है। तो वो सब चीजों के बारे में मत जाइए, बस मैंने आपको एक टर्म बता दिया है। वो ये बोला है कि जैसे अगर हमारे पास एसी क्वांटिटीज होती हैं, तो एसी क्वांटिटीज को अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करेंगे, तो आपको वही साइनोसाइडल आपको वैल्यूज मिलेंगी। साइनोसाइडल होगा तो साइनोसाइडल ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बात क्लियर है। और ये सब इसीलिए हमने जो है यूज नहीं किया, ठीक है। देयरफॉर वी प्रेफर साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, ठीक है। बात क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा, ये हमारा हमको ये चीज जो है क्लियर हो गई कि साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि यहां पर हम लोग जनरेशन कैसे करते हैं। यहां पर ईएमएफ जो जनरेट होती है, या फिर वोल्टेज जो जनरेट होती है, या फिर करंट जो जनरेट होती है, वो आपकी कैसे आती है। तो आपको पता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है। E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी। मतलब क्या है, अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वहां पर आपका जो है कंडक्टर जो है मूव कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है, उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स अगर मैं बोल रहा हूं, तो फ्लक्स इज इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी मैंने ले लिया, ठीक है। इट इज द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मतलब क्या है, फ्लक्स आपका जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बस, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी लिया। अभी सभी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स यहाँ पर क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं बेसिकली इस तरह से मैंने बनाया है, फ्लक्स आपका जो वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, और इट इज कॉल्ड इट्स द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज द फाई एम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में इसको जब पुट करता हूँ, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू एन इंटू डी अपॉन डी टी, और यहां पर फाई की जगह फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, E इज इक्वल टू एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। आप जब साइन ऑफ ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो वहां पर ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा और कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, E इज इक्वल टू एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू। जब भी कॉस या फिर साइन के आगे वाला जो टर्म लिखा रहेगा, उसको हमेशा हम लोग जो है मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉस या साइन के आगे जो लिखा रहेगा, वो हमेशा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा था फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, तो फाई एम का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम ईएमएफ। तो E इज इक्वल टू क्या, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, या फिर ये आपका ईएमएफ मिल रहा है उस कंडक्टर में, जो कंडक्टर आपका जो चेंजिंग फ्लक्स में रोटेट कर रहा है, उस कंडक्टर में जो आपका कंडक्टर जो है चेंजिंग फ्लक्स में रोटेट कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और E इज इक्वल टू क्या हो गया, ईएम कॉस ऑफ ओमेगा
टी, ठीक है। तो ये आपका जो है ईएमएफ इंड्यूस की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, ये कॉस हो सकता है या फिर साइन भी हो सकता है, ठीक है। दोनों फंक्शन यहां पर जो प्रेजेंट हो सकते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द साइनोसाइडल। साइनोसाइडल का मतलब कहीं पर ये नहीं कि सिर्फ साइन वेव होगी, साइनोसाइडल का मतलब क्या है, साइन या फिर कॉस, ठीक है। साइनोसाइडल का मतलब क्या होता है, साइन या फिर कॉस, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो यहां पर आप अगर जो है कभी भी लिखेंगे तो E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा टी भी कहीं हो सकता है, या फिर E इज इक्वल टू EM कॉस ऑफ ओमेगा टी भी हो सकता है। दोनों यहां पर जो है पॉसिबल हैं, ठीक है। और जो भी साइन और कॉस के आगे लिखा रहेगा वो हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से आपको जो क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, ये सब चीज़ें मैं आपको जो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ आपको जो है नहीं बताऊंगा तो आपको बेसिक जो है क्लियर नहीं होगा, और बेसिक क्लियर होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एसी, और सबसे अधिक दिक्कत बच्चों को एसी में ही आती है, इस बात को समझिएगा। डीसी तब भी समझ में आता है बच्चों लोग को, लेकिन जो एसी में सबसे अधिक दिक्कत आती है, इसलिए मैंने एसी को बहुत ही बेसिक से उठाया, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या लिखा, E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज कॉल्ड एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बात क्लियर है, यस सर। व्हाट इज F, F इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको बस हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और या फिर जो लीनियर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, बट ओमेगा इज कॉल्ड एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 2π फैक्टर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ द ओमेगा, ओमेगा इज ऑलवेज इन द रेडियंस, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यहां पर F क्या है, फ्रीक्वेंसी, इट इज ऑलवेज इन हर्ट्ज, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, 1/टाइम पीरियड होती है। मतलब क्या हो सकता है, इसको 1/सेकेंड्स भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपका जो है वो होता है ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में जो बार बार रिपीट हो, जो आपका जो लेंथ है वो आपका बार बार रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट किया और ऐसे से मूव कर रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट दोबारा यहां पर सेम टू सेम आ रहा है। जैसे आप यहां पर खड़े होंगे वैसे ही आप यहां पर भी खड़े होंगे। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। जहां से जहां तक की वैल्यू आपकी जो रिपीट नहीं हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, क्योंकि यहां के बाद आपकी वैल्यू जो है फिर से जो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही क्लियर है। अब देखिएगा, तो यहां पर क्या क्या हो गया, यहां पर हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या लिखा, ओमेगा टी लिखा है, तो ओमेगा का मतलब क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड हो गया। अगर मैं इसमें टी का मल्टीप्लाई करूं, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम। तो टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। तो अगर मैं ओमेगा टी लिखूंगा तो ध्यान दीजिएगा, ओमेगा टी विल बी इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड इनटू सेकेंड, ठीक है, बिकॉज टी इज ऑलवेज इन सेकेंड्स, ठीक है। टाइम हमेशा किस में होगा, सेकंड में होगा। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट होगा, दिस विल कम इन द रेडियंस। व्हाट इज रेडियंस, रेडियंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज द एंगल। एंगल को हम लोग जो है, थीटा को हम लोग किस में मेजर करते हैं, या तो डिग्री या तो रेडियंस में, डिग्री या रेडियन, तो दोनों आपका क्या है, एंगल है बेसिकली, ठीक है ना। तो ओमेगा टी को मैं थीटा भी बोल सकता हूं, ठीक है ना। बहुत बात क्लियर है। अब समझिएगा, अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा अपने टर्म्स में लिख रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हट गया, ये हट गया, ये भी क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से मैंने जो है लिख दिया इसको जो है, E इज इक्वल टू EM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। E इज इक्वल टू क्या हो गया, EM इंटू साइन ऑफ थीटा, बिकॉज वी कैन राइट इट एज ओमेगा टी एज थीटा। बहुत ही क्लियर है। देखिए, बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन बेसिक से उठेंगे तो धीरे धीरे चल करके बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। बट एसी में अगर दिक्कत होगी स्टार्टिंग से ही ना, तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि एसी क्वेश्चन आप 100% गलत करेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम के बारे में बात करूँ मैं, ठीक है। आपको फेजर्स क्लियर नहीं है एसी में तो आपको दिक्कत पूरी तरह से आएगी। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपको फेजर क्लियर हो गया तो मशीन पावर सिस्टम में
बहुत अच्छे लेवल पे आप जो समझ सकते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन पूरी फेजर्स पे है, मैं सिंक्रोनस मशीन पूरा जो फेजर्स पे ही पढ़ाता हूँ, बट उसके पहले बच्चों अगर जो है उनको फेजर समझ में नहीं आता है तो सिंक्रोनस मशीन आपके लिए कुछ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर फेजर क्लियर है तो सिंक्रोनस मशीन में इतना मजा आएगा कि आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फेजर अगर क्लियर है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब मजा आ जाएगा, सीरियसली मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जो है सिंक्रोनस मशीन में इक्वेशंस पूरी लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। बहुत जगह मैंने जो है देखा है कि वहां पर इक्वेशन बड़ा इक्वेशन जो है सॉल्व करवा देते हैं और उसको बोलते हैं याद कर लो इसको, ऐसे दिमाग में रखो, जरूरत ही नहीं है। फेजर क्लियर है, मजा आ जाएगा, ठीक है। और पावर सिस्टम में भी ट्रांसमिशन लाइन में आपको जो है फेजर्स का पूरा यूज है, फेजर्स ट्रांसमिशन लाइन पूरा फेजर पे ही बेस्ड है। तो वो सब चीजें भी आपको जो क्लियर तभी होंगे जब आपका फेजर क्लियर होगा। फेजर क्लियर होने के लिए आपका एसी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एसी क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत है सर। तो देखिएगा अब यहाँ पर, इसलिए मैं सब कुछ जितना पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से उठा रहा हूँ, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा E इज इक्वल टू EM साइन थीटा या E इज इक्वल टू EM कॉस थीटा, दो टर्म्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स हो गई। थीटा यहाँ वो यहाँ पर क्या होगा आपका जो है रेडियंस में, ठीक है ना। बहुत बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर मेरी जो भी इक्वेशन होगी एसी में मैं इस फॉर्म में यूज करूंगा, ठीक है, क्लियर है। कॉस या फिर साइन के जो पहले वाला टर्म रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी सर, हमेशा हम दिमाग में रखेंगे। अब देखिए यहां पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, वेव फॉर्म हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, साइकिल हो गया, अल्टरेशन हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूं व्हाट इज द वेव फॉर्म। अब देखिएगा वेव फॉर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट क्या है वेव फॉर्म। अब ये आपका जो वेवफॉर्म क्या होती है, मतलब कि आपकी वेवफॉर्म की शेप क्या है, ठीक है। जैसे कि ये भी आपका एक वेवफॉर्म है, ये भी आपकी एक वेवफॉर्म है, ये भी आपकी एक वेवफॉर्म है, ये सब आपकी क्या है वेवफॉर्म्स हैं, ठीक है। शेप जो भी यहाँ पर जो है वेवफॉर्म रहेगा उसको हम लोग जो शेप बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों लोग को बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो ग्राफ इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, ये आपके एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी है, यहाँ पर वो जो मूव कर रहा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अलग वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, E इज इक्वल टू EM, E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा टी या फिर साइन ऑफ थीटा मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये आपका थीटा है और ये आपका क्या है, E है, ठीक है। आपका मैंने E और थीटा में ग्राफ बना दिया है, तो E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ थीटा का ग्राफ बनेगा। दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज द EM। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द थीटा, द वैल्यू ऑफ E ऑल्सो चेंजेस। जैसे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे साइन थीटा साइन 90 विल बी इक्वल टू 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट पे आपको यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे ये वैल्यू मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे ये मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे ये मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे ये, इस वाले पॉइंट पे ये। मतलब क्या है, अलग अलग इंस्टेंट्स पे आपको अलग अलग वैल्यू मिली है। मतलब क्या है, अलग अलग थीटा पे आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है। अब ध्यान समझिएगा, थीटा इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा था ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। अब ये मैंने आपको बोला था ओमेगा को हम लोग जो 2 पाई इंटू एफ लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ इंटू टी इज इक्वल टू थीटा। अब ध्यान समझिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सर आपकी जो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी अभी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो ये यहां से यहां चीजें वापस रिपीट हो रही हैं। मतलब क्या, टाइम पीरियड इज द फिक्स क्वांटिटी। इफ द टाइम पीरियड इज द फिक्स देन इट मींस द फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी फिक्स्ड। फ्रीक्वेंसी आपकी यहां से यहां जो फिक्स्ड रहेगी। अगर यहां से आपकी जो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक का आपका टाइम पीरियड भी फिक्स है। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसका मतलब अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि थीटा वेरी कर रहा है, देन व्हाट इज द वेरिंग क्वांटिटी, द वेरिंग क्वांटिटी इज व्हाट, टी इज द वेरिंग क्वांटिटी। अगर आपका टाइम यहां पर जो वेरी करेगा तो इसका मतलब क्या है, आपका यहां पर जो है थीटा भी वेरी करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी एक इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे। अगर किसी इंस्टेंट ऑफ द टाइम के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ टी विल चेंजेस। इस इंस्टेंट में बात किया, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। अलग अलग टाइम पे आपकी जो है वैल्यू ऑफ द थीटा विल आल्सो चेंजेस, एंड इफ द वैल्यू ऑफ द थीटा चेंजेस देन द E is equal to EM sin of theta will also get changes।
बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ आपका जो चेंज होता रहेगा। तो ये आपका क्या होगा, वेवफॉर्म हो गया और इंस्टेंटेनियस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, साइकिल, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सी मुझे बता रहा हूँ और बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ को, प्लीज़ बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं आप लोग को, सोचिए, ठीक है, किस लिए, क्योंकि आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए वो नेक्स्ट क्या है, साइकिल है। साइकिल क्या होता है कि 360 डिग्री जो पूरा कंप्लीट होता है, ये आपका क्या है, दिस इज द 0, दिस इज कॉल्ड एज द π/2, दिस इज कॉल्ड एज द पाई, दिस इज कॉल्ड एज द 3π/2 एंड दिस इज कॉल्ड एज द 2π। व्हाट इज 2π सर, 2π इज 360 डिग्री, ठीक है। तो टोटल 360 डिग्री आपका जब कंप्लीट होता है उसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। जैसे साइकिल का जो पहिया होता है वो मान लीजिए एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, घूम करके उसी पॉइंट पे कब आएगा, जब पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा। जैसे कि आपने जो है साइकिल की पहिए को इस साइड में इस तरह से देखा है, दैट इज द राउंड शेप। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका टोटल वो एंगल कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है सर। तो बात क्लियर है। तो वन साइकिल इज कॉल्ड एज अ 360 डिग्री, या फिर आपकी जो है कंप्लीट अल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों जो है कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारा है पॉइंट, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब क्या है, चीजें आपकी अल्टर कर रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एसी आपका क्या है, अल्टरनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज हो रही है, ठीक है। बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया। टाइम पीरियड भी क्लियर हो गया। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपका वो होता है जहां से आपकी जो ग्राफ जो है वापस जो है रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं टाइम पीरियड के लिए, कि आप इस चीज़ को आगे भी ध्यान में रखें, ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपका जो ये हो जाएगा, ग्राफ आपका जो है रिपीट हो रहा है। इसमें मान लीजिए मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया, अब आप बताइए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट यहाँ पर है वही पॉइंट यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। इसके बाद एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट होती है। जैसे कि एम्पलीट्यूड इसका कितना है, मैक्सिमम कितना है, EM है। EM इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो है बेसिक टर्म्स है जो मैं आगे भी यूज करूंगा, और इसीलिए मैंने वो सारी चीजों को अभी से जो है बता दिया है, ठीक है। तो बस आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जब मैं यहां पर एसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एसी को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीज वो यूज कर रहा हूं वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो एसी में या तो आपका मैं यहां पर जो वोल्टेज को लूंगा, तो उसको लिखूंगा V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ थीटा। अगर करंट को लूंगा तो फिर क्या लिखूंगा, IM साइन ऑफ थीटा, या फिर VM कॉस ऑफ थीटा, या फिर IM कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ से वोल्टेज और करंट के लिए, तो हम इस चीज़ को हमेशा अपने जो है दिमाग में रखेंगे और आगे हम इसको जो है यूज़ भी करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे।